विश्वास हमको उत्साह देता है, परमात्मा पर विश्वास हमको शक्ति देता है। यदि हम भगवान को समर्पित करते हुए काम करते हैं तो बाधाएं हमको कभी भी हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती हैं। तो हमको बहुत सबको मिलकर के काम करना है। और पतंजलि में बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा तो ऐसा लगेगा कि प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, पर आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप सबको देखता हूं तो मुझको उत्साह प्राप्त होता है। और आपसे नहीं शेयर करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? आयुर्वेद की बात तो आयुर्वेद में जीने वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं। मुझको याद है डॉक्टर जोशी जी से, क्योंकि मेरा बहुत प्यार है, ये आज इनको देख करके एक बात मुझको याद आई। ये बात होगी लगभग 2002 या 2003 की बात है। ये मेरे पास आए, इन्होंने एक लिस्ट लेकर के आए पेड़ पौधों का, संस्कृत भाषा में जो नामों का संग्रह, इनको शायद याद हो या ना हो, लगभग उसमें 500-600 पौधों का संस्कृत में जो अलग अलग निघंटुओं में जो नाम संग्रह है वो लेकर के आए। आचार्य जी ये क्रम बनाने में कहीं काम आएगा। संभवतः 400-500 पौधों के 2-2.5 हजार नाम थे, वो लेकर के आए थे। उस दिन से डॉक्टर साहब 2004 से 3 से गिनो, आज कितने साल हो गए? लगभग 10 साल हो गए। तब क्योंकि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, उस समय से मेरे दिमाग में एक बात थी कि उस दृष्टि से कि मैंने कहा ये नामों का संग्रह का कुछ होना चाहिए। हम काम कर रहे थे और संभवतः आपके संज्ञान में भी है, एक कार्य हमारा चल रहा है करीबन 7-8 साल से, विश्व भेषज संहिता का, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जो WHO ने 2006 में तो मेडिसिन प्लांट्स के जो चेकलिस्ट बनाने का काम है 2006 में लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना सबसे दुस्तर और बहुत जटिल कार्य था, बहुत कठिन था, तो लगभग बंद हो गया। तो WHO कहीं कहीं मेंशन करता है कि शायद 30,000 प्लांट्स हैं, कहीं 41,000 प्लांट्स की बात की जाती है, पर उसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, कहीं भी उसकी कहीं लिस्ट या उपलब्धता नहीं है। पर मैं आपको खुशी से ये बात बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, उसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर 60 से ज्यादा पद्धतियां काम करती हैं जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पर काम करती हैं। उन सारी पद्धतियों में जितने भी वनौषधियां जड़ी बूटियां प्रयुक्त होती हैं, उन सबको मिला करके लगभग अभी 55,000 पौधों का अभी हमारे पास डाटा तैयार हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। और 55,000 पौधे दुनिया में लगभग जो लिस्टिंग पौधे हैं जो बॉटनिकली जिनको अभी तक लिस्ट बनाई गई है, लगभग 4.5 लाख पौधे अभी तक पूरी दुनिया में आइडेंटिफाई हुए हैं, मतलब उनको पता लगा है कि इतने पौधे हैं। तो 4.5 लाख पौधों में से लगभग 55,000 पौधे ऐसे हैं जो औषधीय रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। दोनों तरह की लिस्ट पूरी प्रामाणिकता के साथ में वह कार्य भी इस हरिद्वार नगरी से होगा और आयुर्वेद की परंपरा से होकर के धरती की सारी जड़ी बूटी वाली परंपरा में जाएगा, क्योंकि चाइनीज लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। इसको मेरे को कहते हुए बड़ी अंदर पीड़ा होती है कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है और बहुत छोटे लेवल पर हुआ जो भी हुआ, क्योंकि आपको पता है जो हो रहा है, क्योंकि सब आप जड़ी बूटी से आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं। चाइनीज लोगों ने लगभग 10,000 पौधों के ऊपर काफी काम किया है और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर उससे भी ज्यादा काम हुआ है। यूएस गवर्नमेंट अभी एलोपैथिक दवाइयां फेल होती जा रही हैं, आप सब जानते हैं, एंटीबायोटिक्स फेल हो रही हैं। उनका जो सिद्धांत था एंटीबायोटिक्स वाला, वो सिद्धांत फेल हो गया। पहले मानते थे कि जितने भी बीमारियां वो जीवाणु विषाणु जन्य ही बीमारी मानते थे, अब वो सिद्धांत ही फेल हो रहा है। तो जब मूल ही गड़बड़ हो गया, आयुर्वेद का न सिद्धांत कभी फेल हुआ न कभी सिद्धांत फेल होगा। इसलिए हम सदियों से हैं, जब से सृष्टि है तब से है, और मैं आपको कहूं कि जब से सृष्टि है तब तक हम रहने वाले हैं। चाहे कितनी विधाएं आए, कितनी विधाएं जाएं, हम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो हमको जरूरत है कि उस विधा को थोड़ा सा पोषित करने की, समय के हिसाब से वो क्षीण ना पड़ जाए। तो यह कार्य आयुर्वेद की परंपरा से होने से सबसे बड़ी बात यह होगी, दुनिया में मैं अभी ढूंढ रहा था, काम कर रहा था, मेरे पास लगभग आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ लेखन कार्यों के लिए जो सिर्फ लिखने का काम करते हैं, मैं पेंटिंग्स भी, रॉक्सबर्ग ने लगभग 4-5 हजार पौधों के पेंटिंग बनाया था 18वीं सदी में। अभी परसों मेरे पास एक साइंटिस्ट आया था क्यू गार्डन से, डॉक्टर मार्क वाटसन।
वो देख करके वो अचंभित रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैं लगभग 7000 पेंटिंग्स जड़ी बूटियों का बना चुका हूं। मेरे को ड्राइंग करनी नहीं आती, पर मैं लगा करके रखता हूं। मैंने भारतवर्ष के टॉप लेवल के जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनसे वह कार्य चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 15,000 पेंटिंग तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। कैनवास के ऊपर काम चल रहा है। और आप सबके लिए खुशी की बात यह होगी, वो हमारा टारगेट है कि हम अगले साल तक पूरा कर दें, क्योंकि हमको जो भी सूझता है सिर्फ आयुर्वेद के लिए सूझता है। सच मानिए, सोते सोते भी मैं आयुर्वेद की ही योजना बना रहा होता हूँ, नींद में भी वही दिखती है। अभी भी उठ करके कभी कभी जगने के बाद मैं लिखता हूं कि नई आइडिया, नई चीजें आ गई। तो भारतवर्ष में पहला आयुर्वेदिक संग्रहालय है, व्यवस्थित रूप से बहुत बृहद रूप में भी पतंजलि में निर्माण कार्य चल रहा है। वो साल भर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यह अपने आप के लिए, आयुर्वेद वालों के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात होगी। जड़ी बूटी के संदर्भ में भी जितना अधिकतम जड़ी बूटियां थोड़ी जगह पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको दर्शनीय स्थल के रूप में, क्योंकि आजकल पर्यटन और तीर्थाटन टूरिज्म की बात ज्यादा होती है, तो लोग आए तो लोगों का ज्ञान भी बढ़े, रुचि भी बढ़े और आयुर्वेद के प्रति एक भावना लेकर के हरिद्वार से जाएं। हमारा यह लक्ष्य है, उसके लिए भी हम लग रहे हैं। तो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का काम बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। जो दूसरी बात मैं कह रहा था डॉक्टर साहब का नाम लेकर के, वो था कि आयुर्वेद में ये बहुत कठिन काम था। हम पढ़ रहे हैं, जैसे वेदों में भी बहुत सारे औषधियों का, वनौषधियों के नाम हैं। हम हालांकि 3 वेदों में बात करते हैं, वनौषधि की बात की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 वेदों में ही जड़ी बूटियों का वर्णन है। और वेदों के अतिरिक्त जितने भी साहित्य हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कालिदास जी ने भी लिख दिया, दूसरों ने भी लिख दिया, पुराणों में भी लिख दिया, कई जगह पर वर्णन है। जब हमको आयुर्वेद जानना हो, हमको पढ़ना हो, हमारे लिए ही दुर्गम हो जाता है कि हम कैसे पढ़ें। हमारे लिए जब इतना जटिल है तो दुनिया के लोग उस आयुर्वेद को कैसे जानेंगे। ये बहुत कठिन काम था। तो विविध शास्त्रों में जहां जहां पर भी आयुर्वेद के विषय में किसी भी पौधे के संदर्भ में जो भी वर्णन है, हमने एक जगह पर लाने का प्रयास किया। करते 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 मेरे पास लगभग 30-40 तो ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं। कहीं कहीं पर उनका नामों का वर्णन आता है। वो ग्रंथ भी हमारे पास हो चुके हैं। कई पांडुलिपियां हम प्रकाशित कर चुके हैं। 4-5 जो पांडुलिपियां हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं और भी हो रही हैं। तब होते होते हमको एक समझ में दो बातें समझ में आई। एक तो विद्वान बिना व्याकरण और निघंटु बिना वैद्य, जो 2 बातें कही जाती है ना, कि निघंटु की स्थिति देखें तो परिष्कृत नहीं है आज के समय के अनुसार, वह बहुत काम होने की जरूरत है। तो हमने सोचा कि इस निघंटु वाला काम भी होना चाहिए। तो सिर्फ निघंटु ही नहीं, 18-20 तरह के निघंटु मैंने संग्रह करे। सब निघंटु हमारे पास हैं, जो प्रकाशित हैं, अप्रकाशित हैं, जो भी मिल पाया। इसके अतिरिक्त जितने भी बृहत्त्रयी आदि ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में भी जहां जहां भी वनौषधियों का, काष्ठौषधियों का, द्रव्यों का वर्णन है, बड़े बड़े फार्मूलों को छोड़ करके, जैसे च्यवनप्राश की बात होगी, चंद्रप्रभा की बात होगी, तो च्यवनप्राश में जब 50 से अधिक औषधियां पड़ती हैं तो हमको उसका एक एक द्रव्य के गुण के रूप में उनको लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। जिन द्रव्यों का जैसे 3, 4, 5 तक द्रव्य हैं, जिनको हम एकल औषधि में या द्रव्य के हिसाब से, गुणों के हिसाब से ले सकते हैं, उन सबको हमने लेने का प्रयास किया। तो लगभग हम 12,000 श्लोकों का संग्रह हम कर चुके हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो 12,000 श्लोकों में लगभग आपके 800 पौधे हैं। आयुर्वेद के अंदर यह आप सबको बोध होना चाहिए कि कितने पौधों का वर्णन है। 822 पौधों का लगभग पूरे शास्त्रों में वर्णन है। तो 822 पौधे और लगभग 10-12 हजार श्लोक लगभग तैयार हैं, जो हमने सब इकट्ठा कर करके तैयार किया। फिर हमको एक बात समझ में आई। हमने देखा कि उन श्लोकों में जो गुणों का वर्णन नहीं है आयुर्वेद में, बहुत सारे ऐसे गुण हैं द्रव्यों के जो विविध तरह के आज तक मॉडर्न रिसर्चेज हो चुके हैं, क्योंकि ऋषियों ने लिखा था तो हजारों वर्ष पुरानी बातें हो गई, सैकड़ों वर्ष पुरानी बातें हो गई। जो आधुनिक जितने भी चीजें थी, परंपरागत रूप से जो चिकित्सा की स्थितियां थी, वो उसमें नहीं है। तो हमने सोचा फिर इसको वो शास्त्रीय परंपरा में कैसा लाया जाए। हमने सारे मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू किया। करते 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 काफी कुछ इकट्ठा हो गया।
हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अब ऋषि वाली परंपरा में, हम सब ऋषि परंपरा के संभाग हैं, आप भी और हम सब एक ही गुरुओं के चेले हैं सब, हमारे पूर्वज तो एक ही थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम श्लोकबद्ध करें इनको। यह आपकी जानकारी के लिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी इस जानकारी को जान करके। लगभग 12,000 श्लोक तो पहले से थे। हमने नए श्लोक, जिन गुणों का वर्णन उन ग्रंथों में नहीं है, उन गुणों को ढूंढ करके आधुनिक रिसर्चेज आदि को मिला करके लगभग 12,000 श्लोकों का निर्माण हम कर चुके हैं। तो यह एक बात, आयुर्वेद की संपूर्ण परंपरा को भी हमने सम्मान दिया, संपूर्ण परंपरा को इकट्ठा करने का काम भी किया। इसके अतिरिक्त आज तक जितना भी फैला हुआ था उस फैले हुए को भी एक जगह ला करके उसी शैली में हमने स्थापित करने का काम किया। लगभग 24-25 हजार श्लोकों का निघंटु अगले साल मैं समझता हूं, मूल तो मैं जल्दी छापने के चक्कर में हूं, उसका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में भी प्रभु की इच्छा हुई तो अगले साल, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तैयार देना चाहिए उसे आप लोगों को भी और मैं भी देता रहूंगा, तो अगले साल तक हम प्रयास करेंगे कि वह निघंटु प्रकाशित हो जाए। वो निघंटु प्रकाशित होने से आयुर्वेद का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा, वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। तो एक ये बड़ा काम चल रहा है। दूसरे जो नाम की मैं बात कर रहा था, नामों के अन्वेषण करते करते 600, 700, 820 पौधे तक हम पहुंचे। जब हमने नामों को ढूंढना शुरू किया, डॉक्टर चुनेकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मायाराम जी भी बहुत आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जगत में द्रव्य गुण के विषय में बहुत लोग आते हैं। सबके प्रति हमसे प्यार करते हैं, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मैंने हंस करके कहा था डॉक्टर चुनेकर जी से बहुत वर्ष पहले, अभी थोड़े वो रुग्ण रहे थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ, ये आयुर्वेद में ये संदिग्ध और अनुपलब्ध हम ऐसा क्यों लिखते हैं? भाई कोई पौधा संदिग्ध नहीं होता है, अनुपलब्ध हमारी दृष्टि में हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है? मैं कहूं जी अष्टवर्ग के 8 द्रव्य नहीं मिलते, हम कह देते जी ये तो अनुपलब्ध है। हमारी दृष्टि में वो अनुपलब्ध है या वह प्राकृतिक और भौगोलिक रूप में ही अनुपलब्ध है? तो अनुपलब्धता में हम सब आयुर्वेद वालों को यह प्रयास करना चाहिए कि भौगोलिक रूप से ही लुप्त हो गया या हमारे ज्ञान से लुप्त हो गया। तो अनुपलब्धता में हमको जो ज्यादा दिखाई दिया कि वो हमारे ज्ञान से अनुपलब्ध हो गया। संदिग्ध और अनुपलब्ध जो है ना, ये खत्म होना चाहिए आयुर्वेद से, इसको हमको नहीं रखना है। इससे दुनिया के लोग जो बाहर से आए हैं, डॉक्टर साहब हैं, दूसरे हैं, लोग हमारे विधा के ऊपर ये कहते हैं कि नहीं आपका है क्या भाई, हम इससे कमजोर होते हैं, इससे हम मजबूत नहीं होते हैं। ये हमारी विशेषता नहीं बताती चीजें, ये हमारी कमजोरियां बताती हैं। इसको हमको खत्म करना है। और ये संदिग्ध और अनुपलब्ध भी मैंने देखा कि बहुत पुरानी परंपराएं नहीं है, ये प्राचीन परंपरा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे, विचित्र बात तो यह है कि वेदों के अंदर एक पौधे का एक नाम है। चरक सुश्रुत आदि में आ गए, वहां भी लगभग एक पौधे का एक नाम है, कहीं 2 नाम लगभग हो सकता है, इससे ज्यादा नाम नहीं है। फिर निघंटु काल में हम आ गए, एक पौधे का जो है वह 5, 7, 10, 12, 15 नाम है। और अब कितने हैं आपको पता है? अभी मैंने काम किया है, लगभग 16,000 नाम संग्रहित हो चुके हैं 800 पौधों का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पौधे के कितने नाम उपलब्ध हैं। तो उन नामों से आप घुसने जाएंगे तो वैसे ही आप भटक जाएंगे। तो ऐसा वनस्पति नामावली कोश वो लगभग तैयार है, वह भी प्रभु ने चाहा, कोश ही नहीं तैयार है। मैंने देखा आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी का मैं बहुत वंदन करता हूं, उन्होंने अर्वाचीन काल में बहुत काम किया द्रव्य गुण के लिए। उसके बाद में बापालाल जी वगैरह ने भी काम किया। उन सब गुरुजनों को हम बहुत सम्मान करते हैं, आयुर्वेद के लिए जो जीते रहे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो काम होना चाहिए था, हम स्वयं भटक जाते हैं। जब हमारे पास 800 पौधों को हम 15,000 नामों से जानेंगे तो हम स्वयं भटकते जाएंगे, तो कठिन काम था। दूसरा, उन नामों का उसका अर्थ यानी कि उसकी जो व्युत्पत्ति है, निर्वचन है, हमने प्रयास किया कि उन सारे नामों का निर्वचन भी किया जाए। तो निर्वचन करने का काम भी चल रहा है। नामों का निर्वचन के बाद में एक काम हमने सोचा कि इतने से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैं क्या है ना, थोड़ा असंतुष्ट आत्मा हूं।
मेरे को बाकियों से संतुष्टि होती है, अपने से नहीं होती है। ऐसा भी लोग कम ही मिलेंगे आपको, लोगों को अपने से संतुष्टि होती है, दूसरों से असंतुष्टि होती है। इधर कुछ उल्टा है। मैंने कहा नहीं, इतने से नहीं, इसको और कुछ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि फिर क्या करना चाहिए। जितने भी ग्रंथ के रेफरेंसेज हैं, जैसे हमने कहा कि कोई भी पौधे का कोई भी नाम ले लीजिए। हमने कहा जैसे चंदन की बात हो रही है, हमने चंदन शब्द प्रयोग किया, तो चंदन की कितने नाम है? करीबन चंदन के 80 नाम हैं। 80 नाम के ऊपर वो 80 नाम कहाँ कहाँ पर किस ग्रंथ में प्रयुक्त हुए, चाहे वो वेदों में है, चाहे दर्शन में है, चाहे उपनिषद में, चाहे पुराणों में है, चाहे कहीं भी आयुर्वेद के शास्त्रों में या इतर ग्रंथों में, कहीं पर भी संस्कृत वाङ्मय में जहां पर भी है, हमने सबको इकट्ठा करने का काम किया, नाम और नाम का रेफरेंस ग्रंथ श्लोक के साथ में। यह भी एक अद्भुत आयुर्वेद का कोश पूरी दुनिया को मिलेगा, और वह कार्य भी हम भगवान ने चाहा तो लगभग हम साल भर के अंदर उसको भी दे देंगे। और हमारी खुशी की बात यह है कि मंत्रालय से मैंने बात कर ली, उन लोगों से कहा ग्रंथ को छापोगे तो देश का भी भला हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा कि सरकार ने काम किया। उसके लिए भी वो लगभग तैयार हैं। ये सूचना भी मैं आपको पहले से ही दे रहा हूं। तो लगभग अभी हमारे पास इन सब कार्यों के लिए जो टीम है, संस्कृत श्लोक बनाने का काम, यदि मैं श्लोक बनाने बैठ जाऊं, मैं बना सकता हूं श्लोक, पर दिन में कितना बना लूंगा? 4-5 बना लूंगा शाम तक, तो 12,000 श्लोक बन गए। मुझको इस बात के लिए थोड़ी सी पीड़ा होती है, क्षमा करिएगा। उसमें मैं आपको दोषी तो नहीं कह रहा हूं, मेरे यंग जवान बच्चे बैठे, मेरे यहाँ भी आयुर्वेदिक कॉलेज चलता है, हमारे यहाँ भी प्रोफेसर हैं, हमारे यहाँ भी लेक्चरर हैं, सब हैं। आयुर्वेद के इस काम को करने के लिए मुझे एक भी आयुर्वेद का बंदा नहीं मिला, मुझे पीड़ा होती है। हम में से जितने बैठे हैं, हम श्लोक नहीं बना सकते, 1-2 होंगे, 2-4 होंगे, हम नहीं कर सकते हैं। पर मैंने कहा कि उसको बाकी काम को करने के लिए भी हमको कैसे हम काम को करें। तो मैं विद्वानों को ढूंढ रहा था। मैं साउथ ऑफ इंडिया गया, मैं बनारस गया, जहां भी मुझको पता चला, कोई कहते हैं जी ये साहित्य के यूं दड़ादड़ श्लोक बना देते हैं, क्योंकि भाषा ज्ञान होना भी कठिन होता है, तो सब काम नहीं कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं हिंदी में कविता थोड़ी सारे बना देंगे, कुछ लोग हो सकता है बहुत सुंदर बनाते हो, तो ये कठिन काम था। तो ढूंढते 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 मैंने कई विद्वान जो भी मिलता था, मैं ये कहता था कि मेरे को संस्कृत में श्लोक बनाना है, वो भी आयुर्वेद के ऊपर। तो कल्पना के श्लोक बना लेना सरल रहता है, कविता करनी है ना, बने में आया कविता बना ली, पर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर हमको करना है, हमको ना इधर जाना है ना उधर जाना है, एकदम लकीर में उस बात को कहनी है, कम शब्दों में कहना है और ऋषि शैली में कहना है, ये बहुत कठिन काम होता है। तो ढूंढ रहा था, बहुत लोग आए, बहुत गए, सबको बुलाया। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा काम करता है। बनारस में ही एक मेरे को ऐसे विद्वान मिले, वो पढ़ाते हैं पूर्व मीमांसा, श्लोकोवा हम बना देंगे, उनके लिए श्लोक भी श्लोकोवा है, बनारस में तो ऐसे ही बोलते हैं। मैं कहा जी ठीक है, श्लोकोवा ही बनाना है मुझको, आप कर दो जरा सा। तो वो लग गए। मैंने कहा पढ़ाते क्या हो गुरुजी? बोले जी मैं पूर्व मीमांसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि किसी विद्वान के थ्रू आए थे। फिर हमको थोड़ी संस्कृत आती, हमने कहा हम भी अपनी विद्वता झाड़ें। अच्छा, बोलने की थोड़ी बहुत आदत हमको है, हम गुरुकुल में यही था कि हमको संस्कृत में बोलना पड़ता था। तो मैंने देखा कि उनसे बढ़िया तो फर्राटेदार संस्कृत मैं बोल रहा हूँ, तो मुझको डाउट हो गया कहीं। तो डाउट होने में कौन सा देर लगता है, हम किसी के ऊपर भी डाउट कर सकते हैं, तो सरल काम है। तो मैंने भी डाउट कर लिया, मैंने सोचा करेंगे क्या। तो मुझको लगा कि परीक्षा तो लेनी चाहिए, विद्वान आदमी इतने दूर से आए हैं। हमने फिर उठा करके, आपको पता होगा एक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य हमारी पुस्तक है, उसका मैंने भूमिका को फोटोकॉपी मारा। मैंने कहा गुरुजी ये भूमिका को ना कल श्लोक बना के दे दो मेरे को जरा। आप दे दिए रात को, और बड़ा मूढ़ी टाइप आदमी है, तो दूसरे दिन ले आए तो 25-30 श्लोक बना के लेके आए सुबह सुबह। बड़ा हमारा मूड हो ही गया, रात को हुआ 10 बजे, तो रात को उठ करके हमने लिख दिया। उनका मन करे तो 2 घंटा लगता है। तो मैंने कहा भगवान ने ठीक आदमी भेज दिया। तो हिंदी में लिखता रहा रात भर, मेरी टीम को लगाता रहा था, हम तैयार करते रहे मटेरियल, क्योंकि फिर उसको वो श्लोक बनाते रहे, हम उसको चेक करते रहे, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत की हानि नहीं होनी चाहिए, जो परंपराएं हैं उनकी हानि भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी काम में हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम ठप्पा तो लगाने के लिए लगा लेते हैं परंपराओं की, पर हम परंपरा से थोड़े दूर हो जाते हैं, हमको नहीं हटना था वहां से। तो यह कार्य ये आपके लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा काम कराता है, क्योंकि मुझको जब श्लोक सारे तब ढूंढने में लगा हुआ था सब श्लोकों को, तो 12,000 श्लोक बन गए, हमको पता ही नहीं चला। आज उन श्लोकों को देखता हूं, इतना चट्टा लगा हुआ मेरे पास लगा हुआ है, मेरे को ताज्जुब होता है, हमको अविश्वास होता है। पता नहीं दुनिया को विश्वास हो ना हो, कार्य हो चुका है। तो नामकरण वाला कार्य
जो नामकरण वाले आयुर्वेद वनौषधि कोश, उद्धरण, संदर्भ, श्लोक, उनके ग्रंथों के उद्धरणों के साथ में वह हम देने वाले हैं। वो करीबन शायद 3000 पृष्ठ से ज्यादा का वो होगा शब्दकोश के रूप में भी। और इसी तरह से यह निघंटु, आधुनिक निघंटु एक तरह से मैं कहूं कि आज तक का जो कुछ भी जड़ी बूटी के ऊपर आयुर्वेद में है सबको आप एक ही जगह पर मिलेगा, आपको अन्यत्र इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि बाकी लोग नया काम करें, पुराना अब किसी को करने की जरूरत नहीं है, वो हमने एक जगह पर ढूंढ के रख दिया है। तो ये काम हो रहा है, ये आपके संचान के लिए विश्व भेषज संहिता के माध्यम से जो हमारी सोच है, क्योंकि दुनिया में 60 से ज्यादा पद्धतियां हैं। और एक विचित्र बात बताना चाहता हूं, हम मानते हैं कि हमारा आयुर्वेद शाश्वत है, अनादि है, वह जब से सृष्टि है तब से हमारी विधा है। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तब हम क्या पढ़ाते हैं इतिहास में? हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ाते हैं। पर विचित्र बात यह है कि जैसे हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया चाइनीज पद्धति वाले चाइनीज पद्धति का इतिहास पढ़ाते हैं, यूनानी वाले यूनानी का इतिहास पढ़ाते हैं, सिद्ध वाले सिद्ध का इतिहास पढ़ाते हैं। आपको पता है सिद्ध सिद्धांत में तो ये कहा जाता है कि सिद्धों से ये परंपरा शुरू हुई और आयुर्वेद वाले चोरी करके ले गए, आयुर्वेद वाले से पुराने हम हैं। जो भारतवर्ष में ही ये मान्यता पढ़ाई जाती है तो विदेश वाले भी ऐसा ही कहते हैं। हमको पीड़ा होती थी, क्योंकि आयुर्वेद को तो हम तो जड़ी बूटी मतलब आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, हम दूसरी पद्धति को अपने से आगे कैसे देख सकते थे? तो पर हमारे पास कोई साधन नहीं है। दूसरे लोग बहुत काम कर चुके हैं, उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ दुनिया में, हम चाहे माने ना माने, हमको पता होने ना होने से सूर्योदय हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई माने फर्क नहीं पड़ता। सुबह सूर्योदय हुआ, हमको पता चला तो हमारा सौभाग्य, नहीं हुआ तो सूर्य तो अपना काम कर रहा है। इसी तरह से दुनिया की पद्धतियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। हम ये कह करके बाद में संतुष्ट होकर के नहीं बैठ सकते हैं कि जी हमको तो पता ही नहीं था। अरे आपको तो पता नहीं था, होने वाला काम तो हो चुका है। तो वो बहुत सारा काम हो चुका है, उन पद्धतियों में यह सिद्ध कर चुके हैं वो लोग। वो कहते हैं कि सबसे पुरानी पद्धतियां हमारी है। फॉसिल्स का जो प्लांट है, जिनको बायोलोबा जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये फॉसिल्स प्लांट हमारा सबसे पहला औषधीय पौधा है और इतने 1000 साल पहले वो प्लांट्स का भी डीएनए निकाल लिया उन्होंने, अपनी पद्धति को इतना पुराना सिद्ध कर लिया। हमारे पास सब कुछ होकर के हम उसको सिद्ध नहीं कर पाए। इतिहास वह नहीं होता है जो हम मानते हैं। हम अपने लिए हो सकता है, दूसरे को मनाने के लिए हमको इतिहास को सिद्ध करना पड़ता है। तो अब सिर्फ आयुर्वेद की मानने की बात नहीं है, अब हमको आयुर्वेद को सिद्ध भी करना है, कई तरह से सिद्ध करना है। तो उसको करने के लिए हमने सोचा कि हमको क्या करना चाहिए। फिर मैंने जड़ी बूटियों का इतिहास इसको लिखने का प्रयास किया। मैंने करीबन 10 आदमियों को लगाया, 1.5 साल से वो काम चल रहा है, लगभग अभी समाप्ति की तरफ है। तो हमने कहा जड़ी बूटियों का इतिहास, जड़ी बूटियों के इतिहास में फिर हमने घुसते घुसते इधर उधर उधर जो सिद्धांत है, चिकित्सा सिद्धांत है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चिकित्सा सिद्धांत आयुर्वेद में है, वह जो वैज्ञानिकता आयुर्वेद में है, अन्यत्र किसी भी पैथी में वो चिकित्सा सिद्धांत नहीं है। इसलिए आयुर्वेद सबसे प्राचीन है। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं और वह इतिहास के माध्यम से ही सिद्ध होगा। तुम कहते हो कि तुम 1,00,000 साल पुराने हो, हमने कहा कि हम भी मानते हैं तुम 1,00,000 साल पुराने हो, पर हो तो हमारे बच्चे, क्योंकि जो चिकित्सा के सिद्धांत हैं वो आयुर्वेद से लिए गए हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो पूर्णता है अन्यत्र नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अंश लिया गया है, कुछ अंश उसमें नहीं उपलब्ध होता है। वह कार्य भी चल रहा है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके बीच में आकर के अपनी बात सुनाने पर। हमको तो लगता है कि वो ना बुद्धा मत्सर ग्रस्ता, ऐसा उन्होंने कहा था भर्तृहरि जी ने। जो विद्वान लोग हैं वो अपने आप में मस्त हैं, जो विद्वान नहीं हैं उनको समझ नहीं है, तो किसको कहानी सुनाऊं। तो विद्वान लोग हैं, अपने में मस्त नहीं है, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं थी। तो थोड़ी सी बात हमने रखी, काम वैसे बहुत सारे हो रहे हैं। ऐसा समझिए कि जो कहा वो तो हो रहा है, जो नहीं कहा वह उससे भी ज्यादा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। अब मैं बहुत ही एक गौरवान्वित है ये मंच और ये सम्मेलन, क्योंकि इतने सीनियर अध्यक्ष बनाए गए हैं जो 59 के ग्रेजुएट हैं। महान हस्ती को अध्यक्ष की हैसियत से सादर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर महावीर जी, महावीर गर्ग साहब को। पूज्य रामदेव जी यद्यपि यहाँ नहीं है, लेकिन वो वास्तव में हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
उसके बाद में हम ओजस्वी भाषण जो मैंने अपनी लाइफ में सुना, इससे अच्छा भाषण मैंने कभी, और युक्त और प्रैक्टिकल भाषण मैंने पहली बार सुना है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, श्री बालकृष्ण जी को। आपके सामने आदर्श उपस्थित है, जो सादगी है, किसी भी व्यक्ति की सादगी, उसकी विद्वता को, उसकी काबिलियत को और उसकी दिव्यता को छुपा लेती है। वो आदमी अपनी काबिलियत को, अपनी सादगी से लोग उसे देख करके भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसे हमारे स्वामी बालकृष्ण जी है, देखिए इनको, कहीं देखेंगे तो कोई जा रहा सुबह से पहनने कपड़े, लेकिन जब इनकी ऐसे ओजस्वी भाषण को सुनेगा और जैसे इनकी विद्वता की बात करेगा, तब इनके बारे में जानकारी होगी। तो इसलिए कहने का अभिप्राय यह है कि जो सादगी है वो उनकी जो अंदर की दिव्यता है उसको